तो आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटने वाले हैं, मतलब जिसने पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर ब्रिटिश हुकूमत की नींव को सच में हिलाकर रख दिया था। इस गहरे विश्लेषण में, या कहें इस डीप डाइव में, स्वागत है। बिल्कुल। और आज हमारे सामने जो रिसर्च है ना, जो नोट्स हैं, वो मुख्य रूप से इतिहासकार बिपिन चंद्रा की मशहूर किताब इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के पहले अध्याय पर आधारित हैं। हाँ, और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ युद्ध की तारीखें रटना या कौन सा राजा कहाँ से लड़ा ये गिनाना नहीं है। सही कहा, तारीखें तो मतलब कोई भी याद कर सकता है। हमारा फोकस इस बात पर होगा कि आखिर वो चिंगारी क्या थी जिसने इतने बड़े धमाके को जन्म दिया। 1857 का वो विद्रोह, जिसे पहला बड़ा संघर्ष कहा जाता है, उसके पीछे की असली वजह क्या थी? और सबसे दिलचस्प बात जो इस पूरी रिसर्च से निकल कर आती है वो ये है कि कैसे समाज के वो अलग अलग वर्ग जो आम तौर पर एक दूसरे से कटे हुए थे, जैसे किसान हो गए, सैनिक, जमींदार और नवाब, वो सब अपने आपसी मतभेद भुलाकर एक विदेशी सत्ता के खिलाफ एक साथ खड़े हो गए। ये वाकई एक बहुत बड़ी बात थी उस समय के हिसाब से। तो चलिए सीधा उसी दिन में चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। 11 मई 1857 की सुबह। दिल्ली का शहर अभी ठीक से जागा भी नहीं है। हाँ। तभी मेरठ से आए बागी सिपाहियों का एक बड़ा जत्था यमुना नदी पार करता है और सीधा दिल्ली के लाल किले में घुस जाता है। और वो सिपाही किसी और के पास नहीं, बल्कि सीधे उस समय के मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के पास पहुंचते हैं। हाँ। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि उस वक्त मुगलों की सत्ता बस नाम मात्र की रह गई थी। हाँ, मतलब उनके पास कोई असली ताकत नहीं थी। वो सिर्फ अंग्रेजों के दिए हुए पेंशन पर जी रहे थे ना। बिल्कुल। लेकिन सिपाही फिर भी उनके पास गए और उनसे कहा कि आप हमारे नेता बनिए। वो अपने इस पूरे संघर्ष को एक मान्यता, एक कानूनी ठप्पा देना चाहते थे। और फिर अचानक से बहादुर शाह को शहंशाह हिंद घोषित कर दिया जाता है। ये सब किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है मुझे तो। लगता तो है, लेकिन अगर हम इसके पीछे की सच्चाई देखें तो कहानी थोड़ी अलग है। मजे की बात यह है कि बहादुर शाह खुद इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। सच में? हाँ, वो उम्रदराज थे और डरे हुए थे। उन्हें सिपाहियों के इरादों पर भी शक था और अपनी खुद की ताकत पर भी कोई भरोसा नहीं था। मतलब जिसे लोग अपना सबसे बड़ा नेता बना रहे हैं वही झिझक रहा था। ये तो बहुत अजीब बात है ना? लेकिन जब सिपाहियों ने बहुत दबाव डाला और हालात ऐसे बन गए कि कोई और रास्ता ही नहीं बचा, तब जाकर उन्होंने ये नेतृत्व स्वीकार किया। और ये जो मेरठ और दिल्ली में हुआ, ये कोई एक रात में लिया गया फैसला नहीं था। हाँ, एकदम से तो लोग भड़क नहीं जाते। बिल्कुल। अगर हम थोड़ा पीछे जाके देखें तो इसकी जमीन बहुत पहले से तैयार हो रही थी। मैं भी यही सोच रही थी, वो मंगल पांडे वाली घटना। हाँ, वही। मार्च 1857 में बहरमपुर में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने नई राइफल का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। और उसके बाद पूरी इन्फेंट्री को ही भंग कर दिया गया था। सही कहा। और उसी के बाद 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के उस युवा सिपाही मंगल पांडे ने अपने अंग्रेज अधिकारी पर गोली चला दी थी। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अवध की 7वीं रेजिमेंट के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि गुस्से का बारूद पहले से इकट्ठा हो चुका था। मेरठ के सिपाहियों ने बस उसमें माचिस लगाने का काम किया। एकदम सही तुलना किया आपने। और वो आग कितनी तेजी से फैली। बस 1 महीने के अंदर कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, झांसी, हर जगह विद्रोह भड़क उठा। लेकिन यहाँ एक और बहुत हैरान करने वाली चीज देखने को मिलती है स्रोतों में। वो क्या? इन सिपाहियों के पास अपना खुद का कोई ऐसा नेता नहीं था जो पूरे देश में आंदोलन को चला सके। तो ये लोग किसके पास गए? ये लोग वापस उन पुराने राजा महाराजाओं और नवाबों के पास गए जिनका राजपाट अंग्रेजों ने छीन लिया था। और ये चुनाव बहुत ही स्वाभाविक था, क्योंकि जनता अभी भी उन पुराने चेहरों से जुड़ी हुई थी। उदाहरण के लिए कानपुर में सिपाहियों ने नाना साहब को अपना नेता चुना, जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए हुए बेटे थे, है ना? बिल्कुल। लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें यह कहकर पेंशन देने से मना कर दिया था कि वो सगे बेटे नहीं हैं। और लखनऊ में बेगम हजरत महल का आना भी तो ऐसा ही था। उनके पति जो नवाब थे, उन्हें अंग्रेजों ने गद्दी से हटा दिया था। वहां तो आम जनता की सहानुभूति पूरी तरह से बेगम के साथ थी। हाँ, और उन्होंने अपने बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। और सबसे कमाल की बात यह है कि उनके नए प्रशासन में मुसलमानों और हिंदुओं दोनों को बिल्कुल बराबर के पद दिए गए। कोई भेदभाव नहीं था। ये वाकई बहुत प्रगतिशील कदम था उस समय के हिसाब से। बिल्कुल। और बरेली के खान बहादुर का किस्सा तो और भी दिलचस्प है। वो रोहिलखंड के पुराने शासक के वंशज थे और अंग्रेजों की पेंशन पर जी रहे थे। शुरुआत में तो उन्होंने खुद अंग्रेज कमिश्नर को जाकर चेतावनी दी थी कि भाई विद्रोह भड़कने वाला है। अच्छा, मतलब वो पहले अंग्रेजों की तरफ थे? ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ,
लेकिन जब विद्रोह सच में भड़क गया, हालात बदल गए, तो उन्होंने तुरंत प्रशासन अपने हाथ में ले लिया और देखते ही देखते 40,000 सैनिकों की एक विशाल फौज खड़ी कर दी। बाप रे, 40,000 सैनिक! ये तो वाकई कमाल है कि कैसे हालात ने लोगों को अचानक नेता बना दिया। बिहार के कुंवर सिंह को ही देख लीजिए। हाँ, 70 साल के एक बुजुर्ग जमींदार। हाँ, अंग्रेजों ने उनकी सारी जमीनें छीन ली थीं और वो लगभग दिवालिया हो चुके थे। जैसे ही सिपाही उनके पास पहुंचे, उन्होंने बिना किसी डर के तुरंत उनका साथ दिया। और इसी कड़ी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को तो हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। लॉर्ड डलहौजी की एक नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ, ये नीति तो बेसिकली एक तरह का कॉर्पोरेट हॉस्टाइल टेकओवर था। हॉस्टाइल टेकओवर मतलब अंग्रेजों का सीधा नियम था कि अगर किसी राजा का अपना सगा बेटा नहीं है तो वो राज्य सीधे अंग्रेजों का हो जाएगा। गोद लिए हुए बच्चे को वो राजा नहीं मानेंगे। एकदम सही। इसी नियम के तहत डलहौजी ने झांसी को हड़प लिया था। शुरुआत में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से बात करने की कोशिश की थी कि अगर वो उनके दत्तक पुत्र को मान लें तो रानी झांसी को अंग्रेजों के लिए सुरक्षित रखेंगी। लेकिन जब अंग्रेजों ने एक न सुनी और सारे रास्ते बंद हो गए तो वो सिपाहियों के साथ आ गई और फिर उन्होंने जो युद्ध लड़ा उसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। बिल्कुल। तो ये तो हो गए वो नेता जिन्हें हालात ने मजबूर किया। लेकिन एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि एक आम सिपाही ने बगावत क्यों की? हाँ, मुझे भी यही बात सबसे ज्यादा परेशान करती है। उस जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। एक तरह से पक्की सरकारी नौकरी थी, रुतबा था, पैसा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि हजारों सिपाहियों ने अपनी वो पक्की नौकरी और अपनी जान दोनों दांव पर लगा दी? इसका जवाब हमें उस समय के समाज की मानसिकता में मिलता है। बात सिर्फ नौकरी की नहीं थी, बात थी धर्म और पहचान की। सिपाहियों के मन में ये खौफ बैठ गया था कि अंग्रेज उनके धर्म को पूरी तरह खत्म करके उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। और वो एनफील्ड राइफल वाले कारतूसों की अफवाह नहीं, वो डर बहुत वास्तविक था उनके लिए। जब ये खबर फैली कि नई राइफल के कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है जिसे मुंह से छीलना पड़ता था, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों का गुस्सा फूट पड़ा। और सिर्फ कारतूस ही नहीं, बाजारों में ये भी तो खबर फैल गई थी कि जो आटा बिक रहा है उसमें जानवरों की हड्डियों का चूरा मिलाया गया है। बिल्कुल। ये धर्म और जाति का मुद्दा उस वक्त कितना संवेदनशील था, ये समझना आज के समय में थोड़ा मुश्किल लग सकता है। लेकिन उस समय कंपनी की सेना में बहुत सारे सिपाही उत्तर प्रदेश और अवध के सवर्ण हिंदू थे। उनके लिए अपनी जाति और धर्म ही उनकी पूरी पहचान थी। एकदम सही बात है। आप 1824 की उस घटना को याद कीजिए जो बैरकपुर में हुई थी। 47वीं रेजिमेंट को आदेश मिला कि उन्हें लड़कर बर्मा जाना है। हाँ, और बर्मा जाने के लिए समुद्र पार करना पड़ता। और उस समय के हिंदू समाज में मान्यता थी कि अगर आपने समंदर पार किया तो आपकी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, आप समाज से बाहर कर दिए जाएंगे। सिपाहियों ने सीधा मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। तो नतीजा क्या हुआ? अंग्रेजों ने पूरी रेजिमेंट ही बंद कर दी और उनके नेताओं को फांसी पर लटका दिया। बाप रे! और सीताराम नाम के एक सिपाही का जो किस्सा इन नोट्स में है, वो तो सच में दिल दहला देने वाला है। हाँ, सीताराम की कहानी बहुत कुछ बयां करती है। जरा सोचिए, सीताराम अफगान युद्ध लड़कर वापस लौटता है। वो अपनी कंपनी के लिए लड़ा, लेकिन जब वो अपनी ही छावनी में आता है, अपने खुद के गांव जाता है, तो उसे कोई पहचानने से इनकार कर देता है। उसका पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था, क्योंकि उसने विदेश जाकर अपनी जाति खो दी थी। मतलब कंपनी की उस वर्दी और नौकरी की कोई अहमियत ही नहीं बची थी उसके अपने लोगों के बीच। यही वो बिंदु है जहां धर्म और समाज का दबाव कंपनी की वफादारी पर भारी पड़ गया। और इस धार्मिक डर को और भी हवा मिल रही थी उन ईसाई मिशनरियों से, जिन्हें अंग्रेजों ने छावनियों में खुलेआम प्रचार करने की छूट दे रखी थी। वो अक्सर खुलेआम भारतीय धर्मों का मजाक उड़ाते थे, है ना? बिल्कुल। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ धर्म ही इकलौता कारण था, तो ऐसा नहीं है। आर्थिक और नस्लीय भेदभाव भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। आर्थिक भेदभाव मतलब सैलरी का अंतर नहीं, उसे जमीन आसमान का फर्क कहिए। एक भारतीय पैदल सिपाही को महीने के सिर्फ 7 रुपए मिलते थे, और अगर कोई घुड़सवार है तो उसे 27 रुपए मिलते थे। 27 रुपए तो उस समय के हिसाब से ठीक ठाक लगते हैं, सुनने में लगते हैं। लेकिन उस 27 रुपए में एक बहुत बड़ा पेंच था। उस सिपाही को उसी पैसे में से अपनी वर्दी का, अपने खाने का और यहाँ तक कि अपने घोड़े का खर्च भी खुद ही उठाना पड़ता था। क्या मतलब, घोड़े का खाना पीना भी उसी 27 रुपए में से? ये तो ऐसा हो गया कि नौकरी करने के लिए पैसे घर से लाने पड़ रहे हैं। बिल्कुल।
सब खर्च निकालने के बाद उसके पास महीने के अंत में मुश्किल से 1 या 2 रुपए बचते थे। इतिहासकार टी.आर. होम्स ने इस पर एक बहुत गहरी बात लिखी है। क्या लिखा है उन्होंने? उन्होंने कहा था कि एक भारतीय सिपाही चाहे कितनी भी बहादुरी दिखा ले, चाहे उसमें हैदर अली जैसी सैन्य प्रतिभा ही क्यों ना हो, वो कभी भी एक अंग्रेज जूनियर अफसर के बराबर वेतन नहीं पा सकता था। और 30 साल की वफादार नौकरी के बाद भी उसे कल के आए एक नए अंग्रेज अफसर की गालियां और अपमान सहना पड़ता था। ये तो किसी का भी खून खौलाने के लिए काफी है। कोई भी इंसान अपनी इज्जत और स्वाभिमान को कब तक कुचलता हुआ देख सकता है। लेकिन इन सब के बीच बिपिन चंद्रा की किताब से जो सबसे जबरदस्त इंसाइट, जो सबसे बड़ा आहा मोमेंट मुझे मिला, वो था सिपाहियों को दी गई एक खास उपाधि। आप वर्दी पहने किसान वाले हिस्से की बात कर रही हैं? हाँ, अंग्रेजी में कहें तो पेजेंट्स इन यूनिफॉर्म। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। हम अक्सर सोचते हैं कि सेना और किसान दो बिल्कुल अलग वर्ग है, लेकिन असलियत में कंपनी की सेना में जो लोग लड़ रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि वर्दी पहने हुए भारतीय किसान ही थे। एकदम सही। सिर्फ अकेले अवध से 75,000 सैनिक कंपनी की सेना में काम कर रहे थे। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अंग्रेज जब गांव में जमीन पर टैक्स बढ़ा रहे थे और किसानों को लूट रहे थे, तो वो दरअसल अपने ही सिपाहियों के परिवारों को लूट रहे थे। सिपाहियों की चेतना और किसानों का दुख दर्द एक ही था। और इस बात का अंदाजा कुछ समझदार अंग्रेज अफसरों को भी था। एक अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने तो लॉर्ड डलहौजी को बाकायदा चिट्ठी लिखकर चेतावनी भी दी थी। उसने लिखा था कि आपकी सेना देश के किसानों से बनी है। अगर आप उन लोगों के अधिकारों को कुचलेंगे तो याद रखिए, सेना उन्हीं के साथ खड़ी होगी। और बिल्कुल वही हुआ। जैसे ही सिपाहियों ने बगावत की और अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए, तो आम जनता के मन से भी अंग्रेजों का जो खौफ था वो एकदम से गायब हो गया। लोगों को लगा कि अब सत्ता कमजोर पड़ गई है। और देखते ही देखते ये सिर्फ कुछ सैनिकों की बगावत नहीं रही, बल्कि ये एक बहुत बड़े नागरिक विद्रोह यानी एक सिविल रिबेलियन में बदल गई। हाँ, आम जनता टूट पड़ी। किसान, कारीगर, छोटे दुकानदार, नाविक सब सड़कों पर आ गए। उन्होंने सरकारी इमारतें जला दी, खजाने लूट लिए, कोर्ट कचहरी सब बर्बाद कर दिए और जेलों के दरवाजे खोल दिए। पूरा का पूरा सिस्टम ही ठप कर दिया। और जनता की इस भयानक गुस्से की वजह थी अंग्रेजों का वो लगान सिस्टम, जो किसी खून चूसने वाली मशीन से कम नहीं था। अंग्रेजों का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूलना। हाँ, मैंने नोट्स में एक आंकड़ा देखा था बरेली का, जो सच में दिमाग सुन कर देता है। बिल्कुल। 1812 में वहां के प्रशासन ने सिर्फ 10 महीने के अंदर लगान में 14,73,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी थी। 10 महीने में 14 लाख से ज्यादा की बढ़ोतरी, वो भी 1812 में। ये तो साफ साफ लूट है। और सबसे शर्मनाक बात ये थी कि जिन अधिकारियों ने ये क्रूर वसूली की, उन्हें सरकार की तरफ से बधाइयां दी गईं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था कि किसान भूखों मर रहे हैं या कर्ज में डूब रहे हैं। एक बहुत ही क्रूर किस्सा है इस बारे में। अच्छा। हाँ, एक जमींदार एक अंग्रेज कलेक्टर के पास गया और गिड़गिड़ाकर बोला कि साहब, मेरी जमीन पर फसल नहीं हुई है, सिर्फ घास उगी है, मैं इतना भारी लगान कैसे दूं? तो उस कलेक्टर ने क्या कहा? उस बेदर्द कलेक्टर ने जवाब दिया कि जाओ और वो घास बेचकर राजस्व चुकाओ। बाप रे, ये तो किसी भी हद को पार करना है। ऐसी नीतियों के बाद तो विद्रोह होना ही था। और सिर्फ गरीब किसान ही क्यों, अंग्रेजों ने तो जो पुराने रईस थे, जो पारंपरिक जमींदार थे, उन्हें भी सड़क पर ला दिया था। अवध के तालुकदारों की कहानी ही ले लीजिए। बिल्कुल। तालुकदार मतलब वो स्थानीय नवाब या बड़े जमींदार जिनके पास कई गांव हुआ करते थे। उनकी अपनी छोटी सेनाएं होती थीं। और अंग्रेजों ने एक झटके में ऐसे 21,000 तालुकदारों की जमीनें उनसे छीन ली। जरा सोचिए, जो लोग कल तक महलों में रहते थे, वो अचानक से एक ही दिन में बिना किसी कमाई के सड़क पर आ गए। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो कोई आम काम करने में असमर्थ थे और भीख मांगने में उन्हें शर्म आती थी। तो जाहिर है, जब सिपाहियों ने विद्रोह का बिगुल फूका तो इन तालुकदारों ने भी अपने पुराने अधिकार वापस पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इसके अलावा एक और वर्ग था जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। वो थे हमारे भारतीय कारीगर और बुनकर। हाँ, ब्रिटिश नीतियों ने भारत के सदियों पुराने हस्तशिल्प उद्योग को लगभग खत्म कर दिया था। इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में बना सस्ता माल भारतीय बाजारों में भर दिया गया था, जिससे लाखों कारीगरों की रोजी रोटी छिन गई। तो अगर हम जूम आउट करके पूरी तस्वीर देखें तो सब कुछ साफ हो जाता है। किसानों की आर्थिक तबाही, पुराने रईसों का पतन, कारीगरों की भूखमरी और ऊपर से अपनी संस्कृति और धर्म के छिन जाने का डर। ये सब मिलकर एक ऐसा बारूद बन चुके थे जिसे फटने के लिए बस एक चिंगारी चाहिए थी।
जो 1857 में सिपाहियों ने दे दी। एकदम सही। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। इतना गुस्सा, इतनी भीड़, लेकिन क्या इन विद्रोहियों के पास अंग्रेजों जैसे विशाल साम्राज्य से लड़ने की कोई स्पष्ट योजना थी? क्या उनके पास कोई ब्लूप्रिंट था? रिसर्च तो यही बताती है कि शुरुआत में उनके पास कोई खास योजना या साजिश नहीं थी। सब कुछ गुस्से में अचानक हुआ। कि बहुत ही गंभीर और हैरान करने वाली कोशिश की। दिल्ली में उन्होंने एक कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाया था। और ये कोई आम दरबार नहीं था। ये एक तरह की डेमोक्रेटिक काउंसिल यानी एक लोकतांत्रिक समिति थी। इसमें 10 सदस्य चुने गए थे, 6 सेना की तरफ से और 4 नागरिक विभागों से। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग सारे फैसले बहुमत से लेते थे, मतलब वोटिंग होती थी। 1857 में एक अंग्रेज अफसर ने तो इस व्यवस्था को देखकर इसे एक नाम भी दिया था। हाँ, संवैधानिक मिलोक्रेसी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मिलोक्रेसी। बिल्कुल, मतलब जहां मुगल सम्राट सिर्फ नाम के मुखिया थे, लेकिन असली पावर सैनिकों की इस वोटिंग वाली काउंसिल के पास थी। ये लोग बकायदा सिक्के ढाल रहे थे और आदेश जारी कर रहे थे। प्रशासन चलाने की ये जो कोशिश थी, ये सच में काबिले तारीफ थी। लेकिन दुर्भाग्य से सिर्फ जज्बे से युद्ध नहीं जीते जाते। हमें इस बात का भी गहराई से विश्लेषण करना होगा कि इतनी बड़ी बगावत आखिर नाकाम क्यों हो गई। हाँ, हार के कारण समझना भी उतना ही जरूरी है। और इसका सबसे बड़ा कारण था संसाधनों और तकनीक की भारी कमी। तकनीक का अंतर तो बहुत बड़ा था। विद्रोही पुरानी तलवारों, भालों और पुरानी बंदूकों से लड़ रहे थे, जबकि अंग्रेजों के पास उस समय की सबसे आधुनिक एनफील्ड राइफलें थीं। और उससे भी बड़ी चीज थी संचार का साधन। बिल्कुल, टेलीग्राफ। जरा सोचिए, अंग्रेजों के पास उस समय टेलीग्राफ था, जो एक तरह से 1857 का व्हाट्सएप था। वो एक शहर से दूसरे शहर तुरंत मैसेज भेज सकते थे कि विद्रोही कहाँ पहुंच गए हैं और सेना को कहाँ भेजना है। जबकि विद्रोहियों के पास आपस में बात करने का कोई तेज साधन ही नहीं था। उन्हें पता ही नहीं होता था कि उनके ही साथी देश के दूसरे हिस्से में क्या कर रहे हैं। और एक और कड़वी सच्चाई ये है कि इस विद्रोह को पूरे भारत का समर्थन नहीं मिला था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। दक्षिण भारत का पूरा हिस्सा लगभग शांत रहा। पंजाब और बंगाल पर भी कोई खास असर नहीं पड़ा। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उस समय का जो पढ़ा लिखा वर्ग था, जो बुद्धिजीवी थे और जो बड़े व्यापारी थे, वो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। उन्हें लगता था कि ये विद्रोही पुराने पिछड़े हुए समाज को वापस लाना चाहते हैं, जबकि अंग्रेज भारत में आधुनिकता ला रहे हैं। और एक आंकड़ा जो सबसे ज्यादा चुभता है वो ये है कि इस युद्ध में कई जगहों पर भारतीय ही भारतीयों के खिलाफ लड़ रहे थे। हाँ, आधी से ज्यादा भारतीय सेना ने तो बगावत की ही नहीं, वो अपनी ब्रिटिश वर्दी पहने रहे और उन्होंने अपने ही देशवासियों पर गोलियां चलाईं। दिल्ली को वापस जीतने के लिए अंग्रेजों ने जो फौज भेजी थी, जरा उसके आंकड़े सुनिए। उसमें सिर्फ 1700 ब्रिटिश सैनिक थे, जबकि 3200 भारतीय सैनिक थे। बाप रे! और कश्मीर गेट को बारूद से उड़ाने वाली टीम में 6 अंग्रेज और 24 भारतीय थे। ये साफ दिखाता है कि उस समय राष्ट्रीय एकता या एक देश जैसी कोई भावना विकसित ही नहीं हुई थी। और यही इस विद्रोह की सबसे बड़ी वैचारिक कमजोरी थी, एक राजनीतिक दृष्टि या पॉलिटिकल विजन की कमी। विद्रोही अंग्रेजों से नफरत तो बेइंतहा करते थे, लेकिन अगर वो अंग्रेजों को भगा देते तो उसके बाद क्या करते? उनका भविष्य का मॉडल क्या था? उनका कोई भविष्य का मॉडल था ही नहीं। वो बस अपने खोए हुए अतीत को वापस पाना चाहते थे। राजा अपनी गद्दी चाहते थे, जमींदार अपनी जमीनें चाहते थे। जॉन लॉरेंस नाम के एक अंग्रेज अफसर ने इस बारे में एक बहुत सटीक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर इन विद्रोहियों में से कोई एक भी ऐसा नेता उभर कर आता जिसके पास सही विजन और क्षमता होती, तो हम अंग्रेज हमेशा के लिए हार जाते। बिल्कुल, वो अपने ही अतीत के कैदी थे। वो जिस पुरानी सामंत व्यवस्था को, उन पुराने राजा महाराजाओं वाले सिस्टम को वापस लाना चाहते थे, वो समय के साथ पहले ही अपनी अहमियत खो चुकी थी। सही कहा। लेकिन इन तमाम कमियों, गलतियों और आखिरी में मिली हार के बावजूद उन लोगों का साहस और उनका बलिदान सच में रोंगटे खड़े कर देता है। हजारों लाखों लोगों ने एक ऐसी आज़ादी के लिए अपनी जान हंसते हंसते दे दी, जिसका मतलब शायद वो पूरी तरह समझते भी नहीं थे। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों ने वापस कब्जा कर लिया। बुजुर्ग बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके बर्मा के रंगून भेज दिया गया, जहां अंधेरे और गुमनामी में उनकी मौत हो गई। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी तो शौर्य की मिसाल है। वो 17 जून 1858 को अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। आपको अंग्रेज जनरल ह्यू रोज की वो टिप्पणी याद होगी जिससे वो लड़ी थी? हाँ, उसने रानी के शव को देखकर कहा था, इन सभी विद्रोहियों के बीच यही एकमात्र मर्द थी।
वो शब्द आज भी गूंजते हैं। और 70 साल के कुंवर सिंह वो मई 1858 में अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों को चकमा देते रहे और लड़ते रहे। और तात्या टोपे अप्रैल 1859 तक जंगलों में छिपकर गुरिल्ला युद्ध करते रहे, जब तक कि उनके ही एक परिचित जमींदार ने उन्हें धोखा देकर अंग्रेजों के हवाले नहीं कर दिया। अगर हम इस पूरे महाकाव्य जैसे संघर्ष का सार निकालें तो सुनने वालों के लिए इसमें एक बहुत बड़ा सबक छिपाया है। वो क्या? भले ही 1857 का विद्रोह अपने उस वक्त के लक्ष्यों में हार गया हो, लेकिन उसने दुनिया को एक बात साफ तौर पर बता दी। जब भी किसी समाज का बहुत ज्यादा आर्थिक शोषण होता है, जब आप आम इंसान को दीवार तक धकेल देते हैं और उसकी संस्कृति, उसकी पहचान को कुचलने की कोशिश करते हैं, तो वो आम इंसान दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सत्ता के खिलाफ भी खड़ा होने का साहस जुटा सकता है। सच कहा। इसलिए इसे सिर्फ एक ऐतिहासिक विफलता मानना बिल्कुल गलत होगा। इसी 1857 की चिंगारी ने, इन्हीं लोगों की शहादत ने आगे चलकर भारत के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का काम किया। बिल्कुल। इसने पहली बार ये साबित किया कि अंग्रेज अजय नहीं है, उन्हें भी हराया जा सकता है। और इसी विचार के साथ मैं इस डीप डाइव के अंत में उन सभी लोगों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी जो इतिहास को गहराई से समझना चाहते हैं। जरा इस पर विचार कीजिएगा। हमने आज देखा कि 1857 के विद्रोही अपने अतीत को वापस पाने के लिए लड़ रहे थे। उनके पास कल का कोई नया विजन नहीं था। जरा सोचिए, अगर उस समय इन किसानों, सिपाहियों और राजाओं के पास एक स्पष्ट साझा भविष्य की योजना होती। बिल्कुल, एक साझा लक्ष्य। हाँ, अगर वो सिर्फ अपनी पुरानी छीनी हुई चीजों के लिए नहीं, बल्कि एक नए देश के निर्माण के लिए लड़ रहे होते, तो क्या इतिहास की दिशा उसी वक्त नहीं बदल जाती? सोचने वाली बात है। और सबसे जरूरी बात, क्या आज के समय में भी जब हमारे पास हर तरह की तकनीक है, सूचनाओं की भरमार है, तब भी क्या हम अपनी लड़ाइयों में कोई साझा और दूरदर्शी लक्ष्य तय कर पाते हैं? या फिर आज भी हम सिर्फ अपने तात्कालिक नुकसान और अतीत की बातों पर उलझे रह जाते हैं? ये वाकई एक बहुत ही गहरा सवाल है। इस गहरे सवाल के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है।